में अगले तीन चरणों में अगले महीने चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। पहले राज्य में 83 विधानसभा सीटें थीं, लेकिन 2020 में डिलिमिटेशन के बाद अब कुल 114 सीटें रखी गई हैं, जिनमें से 43 सीटें जम्मू डिवीज़न के लिए, 47 सीटें कश्मीर डिवीज़न के लिए, इसके अलावा 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रखी गई हैं। इस तरह अभी फ़िलहाल 90 सीटों पर चुनाव होंगे, पाक अधिकृत कश्मीर की सीटों को छोड़कर। और तारीखों का ऐलान करने के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में कश्मीर के युवाओं से वोट में हिस्सा लेने की अपील भी की है। I wrote a few lines and I want to dedicate to the youth of J&K. सुनाता हूं आपको, ये खास तौर से वोटर्स ऑफ J&K एंड पर्टिकुलरली यूथ। लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। और चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस पर सवाल उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहां ट्रांसफ़रें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ आज भी देश भर में मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी रहा। पंजाब, दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने धरना प्रदर्शन किया और कई जगहों पर कामकाज भी बंद रखा। इधर आईएमए ने कल देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में तोड़फोड़ होती है तो संस्थान के प्रमुख को 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करानी होगी। वहीं अपराध की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने अभी अपना काम शुरू कर दिया है। बुधवार रात को घटनास्थल आरजी मेडिकल कॉलेज में भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। कोलकाता पुलिस का कहना है कि इस घटना से जुड़े 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। इधर ममता बनर्जी ने भी आरोपी को फांसी देने की मांग के साथ मार्च निकाला। दिल्ली में आज डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाता आलोक प्रियदर्शी बता रहे हैं वहां के हालात। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार और उसके बाद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर भीड़ की तरफ से हमले की वजह से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। खासतौर से तमाम डॉक्टर्स ने देश भर में आंदोलन करने का ऐलान किया है और लगातार वो पिछले 4 दिन से एक तरह से कहें धरना प्रदर्शन पे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब सेवाएं ठप हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। यहाँ पर तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, फेडरेशन ऑफ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से धरना प्रदर्शन और पैदल मार्च, कैंडल मार्च किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम डॉक्टर मौजूद हैं। किस तरह की आप लोग प्रोटेक्शन, किस तरह की सरकार से डिमांड कर रहे हैं? देखिए, आक्रोश तो पहले से ही था उस घटना के बाद, और जब ये छात्रों के ऊपर जो ड्रग्स अत्याचार हुआ, जो इन पे वायलेंट अटैक हुआ, उसके बाद आक्रोश की सीमाएं सारी टूट चुकी हैं और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट को दबाया जैसे जा रहा था, वो बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय है। पता नहीं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, जो कि उस वजह से पता नहीं क्या एविडेंस हटाने की साजिश है या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन डॉक्टरों को प्रेशराइज करने की साजिश है।
लेकिन जो भी है वो बहुत गलत है। इन चीजों से मेडिकल फ्रेटर्निटी दबने वाला नहीं है। जो चीज जान बचा सकता है वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद से जा सकता है। किस तरह की डिमांड आप लोग कर रहे हैं सरकार से? फांसी लगनी चाहिए जो रेप करता है उन सबको। जी, आपने कुछ पोस्टर बैनर लिया हुआ है बेटा, आपने कुछ पोस्टर बैनर लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है बताइए, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के बजाय अपने बेटों को सिखाएं जी कि वो लड़कियों की इज्जत करें। खास तौर से लेडीज डॉक्टर हैं, वो कह रही हैं कि अपने बेटों को सिखाना चाहिए, बेटियों पर एक तरह से पहरा नहीं डालना चाहिए। ये तमाम मैसेज यहाँ पर प्रशासन को दिया जा रहा है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि उनको प्रोटेक्शन जो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लिखित में प्रोटेक्शन दिया जाए, और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी मांगे हैं, उसको लेकर आज ये लोग धरना प्रदर्शन इंडिया गेट पर करने के लिए निकले हुए हैं। कैमरामैन गौरव त्यागी के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि उन्हें बांग्लादेश के प्रधान सलाहकार मोहम्मद यूनुस का फोन आया था। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और अंतरिम सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी के बीच ये पहली बातचीत है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है, मेरे पास मोहम्मद यूनुस का फ़ोन आया। इस दौरान हम दोनों ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए मैंने भारत का समर्थन दोहराया है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति फोरम के तहत पैदल मार्च निकाला गया। ये मार्च मंडी हाउस से शुरू होकर जंतर मंतर तक चला। मैंने इसका जायजा लिया संवाददाता ने। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध प्रदर्शन में राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में महिलाएं मौजूद हैं, जिनके हाथ में अलग अलग बैनर है, और इन बैनर के जरिए यही संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरह से हिंदुओं के मानवाधिकार का हनन यहाँ पर हो रहा है और उस पर दुनिया चुप बैठी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खास तौर पर जो बांग्लादेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हैं, और ये महिलाएं दिल्ली के अलग अलग कोने से आई हैं। और फिलहाल की बात करें तो ये बाराखंडा रोड से चलकर ये यात्रा, अब जो पद यात्रा है, जो पूरा एक शांतिपूर्वक मार्च है, वो जंतर मंतर तक पहुंच गया है। और आप तक, जहां तक आप कैमरे के जरिए देखेंगे तो आपको हाथों में झंडे दिखाई देंगे, बैनर पोस्टर दिखाई देंगे, और महिलाओं की संख्या इस पूरे मार्च में बड़ी तादाद में है। यहीं पर ही मांग की जा रही है कि बांग्लादेश में जिस तरह से जो हिंदू समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए, और उस पर पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को मिलकर उसके खिलाफ अपने इस तरह का कड़ा विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब बात करते हैं बाजार की। हफ्ते भर से हाँफ रहे बाजार ने न सिर्फ राहत की सांस ली, बल्कि आखिरी दिन जोरदार क्लोजिंग दी। शानदार ग्लोबल संकेतों के दम पर आज बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी का दिन रहा। आज के कारोबार में निफ्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और 397 पॉइंट चढ़कर 24,541 पर बंद हुआ। लगे हाथों सेंसेक्स भी 1,331 अंकों की तेज़ी के साथ 80,437 पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी पीछे नहीं रहा और सभी तरह की आशंकाओं को धत्ता बताते हुए 790 अंकों से ज़्यादा चढ़ा। आखिर में 50,517 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में मिड कैप शेयरों में भी जोरदार तेजी रही। इंडेक्स 1109 पॉइंट चढ़कर 57,656 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में रियल्टी, आईटी इंडेक्स, पीएससी, ऑटो, मेटल इंडेक्स सभी अच्छी तेजी के साथ चढ़कर बंद हुए हैं। और नीलेश शाह ने कहा है कि बाजार में क्वालिटी शेयर पर ध्यान दें, वैल्यूएशन वाले शेयरों में निवेश करने से फायदा होगा। हमें नहीं लगता है कि ये जो मार्केट का अंडर परफॉर्मेंस है दूसरी मार्केट के सामने, यह कोई बड़ी बात है। जब आप इतना बढ़े हैं तो थोड़ी रुकावट, थोड़ी गिरावट काफी नॉर्मल है। हमारी लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन के ऊपर है।
वो बड़ी बड़ी दिग्गज मार्केट यूके, फ्रांस, उनसे ज्यादा है। स्मॉल एंड मिड कैप का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन के आसपास है। वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के मार्केट कैप से ज्यादा है। तो हमारी मार्केट बहुत भाग चुकी थी, इसलिए शायद दूसरी मार्केट हमसे कैचअप कर सकती है। यह मार्केट ऐसा है जहां पे क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, मोमेंटम पे कम। जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक ज्यादा है, मार्केट प्राइस डिस्कवर हो रहा है अप्रोप्रिएटली, वहां पे निवेश करिए। लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर से थोड़े दूर रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए और ऐसी मार्केट में, ऐसे स्टॉक में निवेश करिए जहां पे वैल्यूएशन आपकी फेवर में है। भारतीय इकोनॉमी में ग्रोथ और साइज दोनों मौजूद हैं, ऐसा कहना है MOFSL के रजत राजगढ़िया का। इसके साथ उन्होंने कहा कि इकोनॉमी की ग्रोथ में तमाम सेक्टर्स की भूमिका है और भारतीय बाजार पर FIIs का नजरिया पॉजिटिव है। अगर आप दुनिया की जितनी इकोनॉमीज़ देखें तो उनमें या तो किसी के पास साइज़ है, किसी के पास ग्रोथ है। हम एक ऐसे देश है जिनमें साइज़ और ग्रोथ दोनों ऑफ़र कर रहे हैं। दूसरा, इस कॉन्फ्रेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट थीम, आज जितने भी सेक्टर्स है वो सब इतने डाइवर्सिफाई हो चुके, कोई भी एक सेक्टर मार्केट को बड़े तरीके से ऊपर या नीचे नहीं लेके जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, IT, फाइनेंशियल्स, न्यू एज टेक्नोलॉजी, सब सेक्टर्स अपने अपने हिसाब से सालाना कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड तीसरा जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस में, डाइवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टर्स सबसे बेस्ट है, बिकॉज जैसे आपने कहा 125 FIIs, करीबन 300 से 400 म्यूचुअल फंड्स के सारे इन्वेस्टर्स, देन इंश्योरेंस, पेंशन, फैमिली ऑफिस, HNI, इन सब लोगों के पार्टिसिपेशन से ये कॉन्फ्रेंस बड़ा बनता है। अगर आप FIIs को भी दो भाग में डिवाइड कर दे, एक जो इमर्जिंग मार्केट या पैसिव मनी मैनेज करते हैं, दूसरे जो एक्टिव स्टॉक आइडियाज़ को इन्वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है जितने भी एक्टिव स्टॉक आइडिया इन्वेस्टर्स हैं FIIs, वो इंडिया में आज भी खरीद रहे हैं और पिछले महीनों से भी खरीद रहे। ऑन एंड ओवरऑल आई थिंक अगर आप एवरेज बेसिस के ऊपर FII से बात करेंगे तो उनका व्यू ऑन इंडिया पॉजिटिव है और पॉजिटिव है। क्या बाजार की सभी चिंताएं खत्म हो गई हैं? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और CNBC आवाज आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले मार्केट गुरुकुल के लिए आ गया है खास ऑफर, जहां आपको रजिस्ट्रेशन पर मिल सकता है पूरा 30% डिस्काउंट। तो जल्दी कीजिए, ऑफर सिर्फ 18 अगस्त तक उपलब्ध है। कूपन कोड है freedom30, इसका इस्तेमाल करिए और उठाइए इस मौके का फायदा। BSNL की वापसी हो रही है 4G सेवाओं के साथ। तो अगर आपके पास BSNL की सिम पहले से है या आप BSNL की 4G सेवा चाहते हैं तो 15 अक्टूबर को ये सेवाएं शुरू हो सकती हैं। कंपनी ने दिल्ली और मुंबई से सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। हो सकता है कि 15 अक्टूबर से सेवा शुरू हो जाए। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। देखिए, बहुत लोगों को इस बात का इंतजार है कि सरकारी कंपनी BSNL कब अपनी 4G सेवा शुरू करती है, तो इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है। जो सूत्र बता रहे हैं कि कंपनी अक्टूबर के अंदर ऑफिशियली अपनी 4G सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। कंपनी अभी कई सर्विसेज के अंदर 4G सेवाओं का ट्रायल ऑलरेडी कर रही है। कंपनी ने पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई में ऑलरेडी इसका ट्रायल किया और काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट आए। और कंपनी ने अपने जो 4G सिम कार्ड है उसको बांटने की शुरुआत भी ऑलरेडी कर दी है। कंपनी ने कुल 1 लाख टावर लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। उसके लिए ये टावर TCS और तेजस को इसका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अब तक कंपनी ने 25,000 टावर ऑलरेडी लगा लिए और कंपनी को उम्मीद है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी 10-1,000 के आसपास और साइट्स लगा लेगी। तो इससे कंपनी के पास 35,000 साइट्स हो जाएंगी, जिसके जरिए कंपनी एक बड़े पैमाने पर अपनी 4G सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। कंपनी का पूरे देश के अंदर 5G जो 4G रोल आउट है उसका लक्ष्य जून 2025 कंपनी ने रखा। तो कंपनी अपने टारगेट के ऊपर है और 15 अक्टूबर की कंपनी ने डेट तय की है कि इस तारीख को कंपनी अपने 4G सेवाओं की आधिकारिक और कमर्शियल दोनों लॉन्च इस तारीख को कर सकती है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है।
कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर चुना गया है और कांतारा को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड भी दिया गया है। फिल्म तिरुचित्राम्बलम के लिए नित्या मेनन और कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ब्रह्मास्त्र के खाते में बेस्ट स्पेशल इफेक्ट अवार्ड आया है। प्रीतम को ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और अरिजीत सिंह को ब्रह्मास्त्र के लिए ही बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। सूरज बड़ाजात्या को ऊंचाई के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। नीना गुप्ता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ऊंचाई के लिए यह सम्मान मिला है। हर साल रक्षाबंधन के मौके पर आपको अलग अलग तरह की राखी मिल जाएगी। इस बार कैसा है माहौल और क्या है ट्रेंड, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। हर साल राखी पर नई तरह के डिजाइन ट्रेंड करते हैं। खासकर बच्चों को लुभाने के लिए इस साल डोरेमोन, छोटा भीम, मोटू पतलू, चेरी, पिकासू, ब्लैक पैंथर राखी मौजूद हैं। मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से तिरंगा राखी, राम मंदिर, आत्मनिर्भर भारत और BRO लिखी राखी भी दिख रही है। नई राखियां जैसे कि हमने बनाई, अभी जो ट्रेंड है जो अभी चालू है, तो जैसे राम मंदिर की भी राखियां हमने बनाई है तो लोगों का बहुत ट्रेंड है। फिर ब्रदर वाली राखियां भी हमने बहुत अच्छी बनाई है। उसके साथ जो टेडी बेयर की है, बच्चों को लाइट वाली चाहिए तो लाइट के अंदर पहले छोटा भीम, बड़ा भीम आता था, अब उसकी जगह दूसरी स्पाइडरमैन, ऐसी 10-12 जात की राखियां बनाई है और बच्चे खूब खुश होते हैं। अमूमन 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक राखी मिल जाती है। बच्चों की लाइट वाली राखियां थोड़ी महंगी हैं। राखी खरीदने वाली बहनों को भी इस बार अच्छी वैरायटी मिल रही है। इस बार राखी की इतनी सारी वैरायटी है कि हमको चूज करने में भी दिक्कत होती है कि किस तरह से ले। जैसे छोटे बच्चों के लिए डोरेमोन है, मोटू पतलू है, भीम है, इस तरह से। और भैया भाभी के लिए जनरल है, जैसे भाई भैया लिखा हुआ है, ऐसी तरह से लेते हैं। एक दिन के इस त्योहार में लाखों लोग पूरे साल रोजगार पाते हैं। भाई के हाथ में बंधने से पहले राखी कई हाथों से गुजरती है। हर साल भले ही राखी का रूप रंग बदलता हो, लेकिन रुई के इस धागे से हर साल भाई और बहन का प्रेम और मजबूत हो जाता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अभी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत में EV 2 व्हीलर सेगमेंट में कभी शीर्ष पर रही कंपनियां अब बंदी की कगार पर पहुंच रही है। हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा और बेनलिंग जैसी कंपनियां बुरे दौर से गुजर रही हैं और वो कुछ और स्टार्टअप्स अपना बिजनेस मॉडल बदल रही है। क्या बताएंगे, इससे मुसीबत आ गया डीलर में है वालों की। तो 3 साल 2 साल इंतजार करते करते थक गया। वहाँ भी नहीं रहता है, इतना में 100 पैसा कमाया था। ये कहानी हीरो इलेक्ट्रिक के उन सैकड़ों डीलर्स की है जिन्होंने अपना सब कुछ लगाकर EV क्रांति का हिस्सा बनने के सपने देखे थे। हीरो इलेक्ट्रिक EV सेगमेंट में बड़े स्तर पर आने वाली देश की पहली कंपनी थी, मगर अब डीलरशिप बंद होने की कगार पर है और ये डीलर सड़क पर। ये बताइए कि जब आप कंपनी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? कोई भी कंपनी की तरफ से कोई बातचीत करने को तैयार भी नहीं है कि मतलब कि कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया। हम लोग 4 दिन से बैठे बैठे एकदम बैठे ही हैं वहाँ पे बस। ठीक है, कितना निवेश लगा है? एक डीलर का लगभग कितना फंसा है? 40 से 70 लाख रुपए। लोगों के पास पैसे नहीं है। हम सारे व्यापारी लोग हैं। हम यहाँ पे कोई दंगा नहीं करने आए, हम कोई फसाद नहीं करने आए। हम व्यापार करते थे, हम इनसे अपना पैसा लेने आए थे। इन लोगों ने जो सब्सिडी गवर्नमेंट से बंद होने के बाद भी हम लोगों से सब्सिडी प्राइस जोड़ करके पैसे लिया। एक गाड़ी पे 48,000 रुपए एक्स्ट्रा लिया और बोले हम वो पास करेंगे। हीरो इलेक्ट्रिक ने 2021-22 में 70,000 टू व्हीलर EV बेची थी और तब कंपनी का मार्केट शेयर 27% था। लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ 1100 गाड़ियां बिकी हैं। इसी तरह ओकिनावा ने 2021-22 में 48,000 टू व्हीलर बेचे थे और कंपनी का मार्केट शेयर था 19%। लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ 1870 गाड़ियां बिकी हैं। सरकार ने इन कंपनियों पर फेम 2 की सब्सिडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सब्सिडी स्कीम से ब्लैकलिस्ट कर दिया।
आरोप है कि इन कंपनियों ने लोकलाइजेशन के नियमों का पालन नहीं किया और चीन जैसे देशों से पार्ट्स आयात कर गाड़ियां असेंबल कर दी। सरकार ने लगभग 450 करोड़ की रिकवरी भी डिमांड की है। ईवी स्टार्टअप बेनलिंग पर भी ताला लग चुका है। एक और ईवी कंपनी लोहिया ऑटो ने अपना फोकस 2 व्हीलर से बदलकर 3 व्हीलर पर कर दिया है। हम 3 व्हीलर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे कई ऐसे सेगमेंट हैं, स्पेशली L3 सेगमेंट, ई रिक्शा सेगमेंट, जहाँ पे आप वो जो सेगमेंट है वो बिना सब्सिडी के भी एक्टिवेटेड है। L5 yes, बिकॉज ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू IC व्हीकल्स और CNG व्हीकल्स, तो वहाँ पे सब्सिडी की डेफिनेटली ज़रूरत रहती है। लेकिन अगर हम ई रिक्शा सेगमेंट की बात करें, L3 सेगमेंट की बात करें, वो बिना सब्सिडी के भी सर्वाइव कर रहा है इतने सालों से। ईवी सेक्टर में स्लो डाउन का ट्रेंड पूरी दुनिया में है। चीन सहित दुनिया के बड़े ईवी मार्केट में इससे जुड़े स्टार्टअप धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। हीरो इलेक्ट्रिक से अपनी बकाया राशि की मांग कर रहे ये डीलर भी भारत में ईवी सेगमेंट में स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। महिंद्रा ने अपनी सुपरहिट SUV थार का 5 डोर वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। नाम रखा है थार रॉक्स। 5 डोर के साथ साथ रॉक्स पे कंफर्ट और सेफ्टी के लिए नए फीचर्स जोड़े गए हैं। थार रॉक्स में नई 6 स्लेट ग्रिल, ऑल LED लाइटिंग सेटअप, 10.25 इंच टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और ऑटो AC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए नई SUV 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स के साथ आती है। इसका बेस कंट्रोल MX-1 वेरिएंट की कीमत 13 लाख रुपए और बेस डीजल मॉडल की कीमत 14 लाख रुपए है। नई थार रॉक्स पुरानी स्टैंडर्ड 3 डोर थार से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा महंगी है। आइकॉनिक ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड BSA ने इंडिया में री एंट्री की है। महिंद्रा ग्रुप की सब्सिडियरी क्लासिक लीजेंड ने BSA गोल्ड स्टार 650 को भारत में पेश किया है। गोल्ड स्टार 650 में 652 सीसी का 4 बल्ब सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है। ट्रांसमिशन के लिए इंजन को 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। इस बाइक को आप 6 कलर ऑप्शन में ले सकते हैं। एक शोरूम कीमत 2,99,000 रुपये रखी गई है, जो अलग अलग कलर के हिसाब से सिल्वर सीन टॉप वेरिएंट में 3,34,000 रुपये तक जाती है। बाइक की ऑनलाइन बुकिंग जारी है। इधर ओला इलेक्ट्रिक ने भी भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी और नाम रखा है रोडस्टर। इसके लिए इसके 3 मॉडल रोडस्टर, रोडस्टर X, रोडस्टर प्रो को उतारा गया है। रोडस्टर और रोडस्टर X को 3 अलग अलग बैटरी पैक और रोडस्टर प्रो को 2 अलग अलग बैटरी पैक के साथ उतारा गया है। यानी तीनों मॉडल्स को अलग अलग बैटरी पैक के साथ कुल 8 वेरिएंट में पेश किया गया है। रोडस्टर सीरीज के शुरुआती वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 74,999 रुपये है। टॉप वेरिएंट रोडस्टर प्रो में 2.5 लाख रुपए तक इसकी कीमत जाती है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।